नमस्कार। आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सावित्री बाई फुले की जयंती पर उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा और समाज सुधार में उनके योगदान को याद किया गया। वे शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज में समानता, न्याय और वरुणा के मूल्यों के फैलाने के वाली अग्रणी शख्सियत थी और उनका मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली साधन है और जो जीवन और समाज दोनों को बदल सकती है। उन्होंने खासकर जरूरतमंदों और वंचितों की देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके साथ ही उनके कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 से 4 जनवरी 2026 तक न्यू अंडमान में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वीर सावरकर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और विजयपुरम पहुंचने पर उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने ही यहां पर बता दें आपको कि वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय PRI सदस्य ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो न्यू अंडमान में स्वागत समारोह आयोजन किया गया जहां पर अमित शाह पहुंचे और उनका गर्मजोशी के साथ ही जोरदार स्वागत किया गया है। बताते चले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 से 4 जनवरी 2026 तक न्यू अंडमान में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वीर सावरकर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विजयपुरम पहुंचने पर उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के उपराज्यपाल और इसके साथ ही प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय PRI सदस्य ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। तो अमित शाह का ही अंडमान दौरा है और 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह है। न्यू अंडमान में उनका भव्य स्वागत किया गया है। आपको पुष्प गुच्छ देकर ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 के 5,794 लाभार्थियों के खाते में ही कई करोड़ रुपए जारी किए। अब तक ही योजना के तहत ही आपको बता दें कि कई लाभार्थियों को ही कई करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने योजना में सुधार बताते हुए कहा है कि अब मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे परिवार पहचान पत्र से जुड़ा जाएगा और जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ भी सुनिश्चित होगा। साथ ही जन सहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप के जरिए लाभार्थी अपने आवेदन और वित्तीय सहायता को ट्रैक कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर CM सैनी ने जारी किए हैं 217 करोड़ और इसके साथ ही लाभार्थियों को जारी की है 217 करोड़। योजना से लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और मृत्यु पत्र से ही जुड़ा परिवार पहचान पत्र है। इसके साथ ही पारदर्शिता, वास्तविक लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट जहां पर CM सैनी ने जारी किए हैं 2017 करोड़। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के ही 1 से 5,794 लाभार्थियों के खाते में ही 217.36 करोड़ रुपए जारी किए हैं और अब तक योजना के तहत ही कई लाभार्थियों को ही कई करोड़ रुपए किए जा चुके हैं प्रदान। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने योजना में सुधार बताते हुए कहा है कि अब मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे परिवार पहचान पत्र से जुड़ा जाएगा और इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित होगा। साथ ही जन सहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप के जरिए लाभार्थी अपने आवेदन और वित्तीय सहायता को ट्रैक भी कर सकते हैं।
दिल्ली में सांस्कृतिक और साहित्य कार्यक्रम दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ समारोह में भाग लिया है। इस अवसर पर ही दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में ही साहित्य चर्चाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भारत की समृद्ध भाषाएं धरोहर को प्रदर्शित करने वाले आयोजन भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शब्दों उत्सव न केवल साहित्य और संस्कृत का उत्सव है, बल्कि ये लोगों को अपने साहित्य और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का भी अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम में राज्य के कई गणमान्य नागरिक, लेखक और साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और संस्कृति विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका भी देखने को मिली है। यह आयोजन दिल्ली में किया गया, जहां पर विभाग की अहम भूमिका जो थी वो देखने को मिली। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया और यहाँ पर आपको बता दें कि आयोजन में सीएम रेखा गुप्ता ने यह उद्घाटन किया है। हर्ष मल्होत्रा समारोह में मौजूद रहे हैं। साहित्य चर्चाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है। सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि हर्ष मल्होत्रा समारोह में मौजूद रहे हैं। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर समारोह कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया था। दिल्ली में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ समारोह में भाग लिया है। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में साहित्यिक चर्चाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भारत की समृद्ध भाषाई धरोहर को प्रदर्शित करने वाले आयोजन भी शामिल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि शब्द उत्सव न केवल साहित्य और संस्कृति का उत्सव है, बल्कि ये लोगों को अपने साहित्य और संस्कृत मूल्यों से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। कार्यक्रम में राज्य के कई गणमान्य नागरिक, लेखक और इसके साथ ही साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन और संस्कृति विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है। तो दिल्ली में ही शब्द उत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया और यहाँ पर दिल्ली की सीएम ने यह उद्घाटन किया, मौजूद रहीं और साहित्य चर्चाएं और संस्कृति प्रस्तुति भी यहाँ पर देखने को मिली है। आयोजन कम से कम दिल्ली में किसी सरकारी मंच से कभी नहीं हुआ। खड़े होकर के मैं ये देख पा रही हूं कि भारत कहीं ना कहीं अपने अतीत से, वर्तमान से और भविष्य से एक साथ संवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। कहीं ना कहीं उन शब्दों को कहें कि ना झुका है ना झुकेगा, ना थका है ना थकेगा, युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, अमर है और अमर रहेगा मेरा भारत महान। दिल्ली में ये कार्यक्रम होना सच में अपने आप में बहुत मायने रखता है। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 भारत अभ्युदय की थीम पे आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ आना और हजारों लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ना एक भविष्य की और बढ़ते भारत के कदम दिखाता है। अभ्युदय यानी अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए सुनहरी भविष्य की ओर बढ़ना। और यही कारण है
कि अनेकों बार भारत पे हमले हुए, भारत पे प्रहार हुए, पर भारत फिर से खड़ा हो पाया। वो किसी कवि ने कही है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ऐसे में कि जमाने ने बहुत कोशिश की, अनेक अनेक रूपों में आकर के हमारी इस सभ्यता पे, संस्कृति पे, शिक्षा पे प्रहार किए, पर क्योंकि हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी तो हम मजबूती के साथ खड़े रहे और बार बार अपने आप को हमने फिर से पुनः स्थापित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माघ मेले 2026 की तैयारियों का जायजा लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेला स्थल पर सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी प्रशासनिक तंत्र पूरी सतर्कता के साथ काम करे और किसी प्रकार की असुविधा या फिर दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। अधिकारियों को माघ मेले में भीड़ नियंत्रण और मेडिकल सहायता, अग्नि सुरक्षा और इसके साथ ही यातायात व्यवस्थापन के लिए ठोस योजना तैयार करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मेले की तैयारियों को जो है वो देखा जा रहा है, उसको लेकर बैठक की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी ने बैठक ली है। माघ मेले में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर भी नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए हर संभव का भी इंतजाम है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है और बैठक में मेडिकल सहायता और इसके साथ ही कई और सहायता को लेकर यह बैठक की गई है, चर्चा की गई है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माघ मेले 2026 की तैयारियों का ये खास जायजा लिया। और जहां पर बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला स्थल पर सुरक्षा और साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी प्रशासनिक तंत्र पूरी सतर्कता के साथ काम करे और किसी प्रकार की असुविधा या फिर दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव और इसके साथ ही पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। अधिकारियों को माघ मेले में भीड़ नियंत्रण और मेडिकल सहायता, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। तो मेला तैयारियों को लेकर अहम बैठक की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह खास बैठक ली है और माघ मेले में सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई है। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर भी नजर रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए हर संभव इंतजाम करने की तैयारी जोरों शोरों से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहरों में दूषित पानी की हालिया घटनाओं को लेकर शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पानी की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाए और जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान ही पानी की आपूर्ति प्रणाली और परीक्षण लैब और इसके साथ ही आपातकालीन उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने दूषित पानी को लेकर बैठक ली है और पानी की गुणवत्ता के लिए सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने का आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। लापरवाही पर ही कठोर कार्रवाई की भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। तो बड़ा कदम पानी को लेकर, जहां पर दूषित पानी को लेकर ये अहम बैठक ली गई है। बैठक में पानी की गुणवत्ता पर विचार विमर्श किया गया है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहरों में दूषित पानी की हालिया घटनाओं को लेकर शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक ली है।
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पानी की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाए और जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और इस दौरान ही पानी की आपूर्ति प्रणाली परीक्षण लैब और आपातकालीन उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो भोपाल में यह अहम बैठक की गई, जहां पर सीएम ने दूषित पानी पर यह बैठक ली है। पानी की गुणवत्ता के उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने का भी उन्होंने आदेश जारी किया है। लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में ही सहभागिता करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया है। इस अवसर पर ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और इसके साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर मौजूद रहे और कार्यक्रम में देश विदेश से आए विद्वानों और शोधकर्ताओं और रामायण प्रेमियों की गर्मियाई उपस्थिति देखने को मिली है। और इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान रामायण पर ही आधारित शोध विमर्श और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन और विचारों और आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आयोजन को सफल बनाने में संस्कृति विभाग और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की गई है और बेसिक रामायण विमर्श भी किया गया है। रामायण कॉन्फ्रेंस में सीएम ही शामिल रहे हैं। भगवान राम के जीवन पे वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रह करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी इंदौर के भागीरथपुरम में युद्ध कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी के गंभीर मामले को लेकर ही मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी है और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। विजयवर्गीय के बयान का विरोध किया जा रहा है। लोग पोस्टर लेकर विरोध करते नजर आए हैं। देश भर में शीतलहर और कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के साथ ही स्मोक की घनी परत ने ही आम जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं पर दूसरी ओर मुंबई शहर के कई हिस्सों में भी घना कोहरा छाया हुआ। बांद्रा और इसके साथ ही कई जगह की जो धुंध वाली वीडियो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर और कोहरा जारी है। लोगों का दिनचर्या प्रभावित होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर ने दस्तक दी है।
वहीं बिहार में तापमान में भी गिरावट के साथ घना कोहरा छाया हुआ। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो ठंड और कोहरे का असर यहाँ भी जारी है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों से अपनी सुरक्षा करते दिखाई दे रहे हैं और देश के कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे ने ही जनजीवन को प्रभावित किया है। ठंड से बचाव के लिए अलाव, गर्म कपड़े और सावधानी बरतने की लगातार सलाह दी जा रही है। तो देश भर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है और दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड और शीतलहर के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घना कोहरा और शीतलहर देखने को मिल रही है कई राज्यों में और इसके साथ ही मौसम ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी भारत में साल की पहली बर्फबारी का असर देखने को मिला। लद्दाख और इसके साथ ही द्रास में साल की पहली बर्फबारी ने मौसम को ठंडा कर दिया है। वीडियो टाइगर हिल से प्राप्त हुई है, जहां पर बर्फबारी का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला की पहाड़ियों पर ही साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। इस बर्फबारी से पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, मौसम का आनंद लेते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाकों में पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए नजर आए और तापमान फ्रीजिंग पाइप से भी नीचे जाने के कारण ही पानी जो है वो भी जम जा रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो उत्तर पश्चिम भारत में बर्फबारी देखने को मिली। देश के भीतर जिस विशेष सघन पुनरीक्षक यानी कि SIR को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस पर विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है, वहीं पर SIR अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया के लोकतंत्रों के लिए मॉडल बनने जा रहा है। आखिरकार क्या है SIR और क्यों इस पर देश में विवाद है और क्यों दुनिया इसे अपनाने को तैयार दिख रही है? पूरी कहानी, पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में। जिसका मकसद है मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और विश्वसनीय बनाना। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल नामों का पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। डुप्लीकेट, फर्जी, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जाती है और जरूरत पड़ने पर मतदाताओं से दस्तावेज भी मांगे जाते हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि SIR लोकतंत्र की उस बुनियाद को मजबूत करता है जिस पर पूरा चुनाव ढांचा टिका होता है। एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन यही प्रक्रिया देश के भीतर राजनीतिक विवाद की वजह बनी हुई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR के नाम पर वैध मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। गरीब, प्रवासी, आदिवासी और अल्पसंख्यक तबके इसके सबसे बड़े शिकार हो सकते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए और इसे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया। संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर राजनीति, बयानबाजी तेज हुई, लेकिन इन सबके बीच चुनाव आयोग अपने स्टैंड पर कायम रहा कि SIR किसी के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में है और अब यही SIR दुनिया के सामने पेश होने जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि वह SIR को चुनावी प्रबंधन निकायों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में साझा करेगा। ये सम्मेलन 21 से 23 जनवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया के करीब 70 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। चुनाव आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 50 देशों ने सम्मेलन में भागीदारी की औपचारिक सहमति दे दी है और बाकी देशों की सहमति जल्द मिलने की संभावना है। इस सम्मेलन में जिन देशों की मौजूदगी तय मानी जा रही है उनमें शामिल है फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इसके अलावा इंटरनेशनल आइडिया से जुड़े 37 सदस्य देश भी इसमें भाग लेंगे। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका और रूसी संघ भी इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कई देशों ने SIR को लेकर पहले ही जानकारी मांगी है और ये जानना चाहा है कि भारत इतने बड़े लोकतंत्र में मतदाता सूची को कैसे मैनेज करता है। आज दुनिया के अधिकांश देश एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी वोटिंग के आरोप और चुनाव परिणामों पर सवाल। अमेरिका से लेकर यूरोप तक ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सवाल अब ये नहीं कि SIR विवादित है या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत चुनावी विश्वसनीयता का वैश्विक मानक तय करने जा रहा है। नई दिल्ली में होने वाला ये सम्मेलन इस सवाल का जवाब दुनिया के सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।